Hello learners, this is Neha. Welcome back to our YouTube channel India's Learner. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 सोशल साइंस हिस्ट्री से चैप्टर 4 दैट इज द मुगल एम्पायर. फ्रेंड्स, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ग्रेट मुगल्स, देयर मेजर कैंपेन्स, इवेंट्स एंड पॉलिसीज. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कंप्लीट चैप्टर इन इजी एक्सप्लेनेशन. So please watch the complete video and of course जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखेंगे आज के चैप्टर में what are the key points of the chapter to be discussed. In this video we are going to learn about the first, who were the Mughals. Next we will come to know about the great Mughal emperors, about their major campaigns and events. Next, Mughal traditions of succession, Mughal relations with other rulers, Mansabdar and Jagirdar, about Zabt and Zamindar, Akbarnama and Ain-e-Akbari, and the last we will discuss about the Akbar's policies and religious beliefs. So let us first discuss about who were the Mughals. Mughals कौन थे? So actually the Mughals were the descendants of two great dynasties. दो महान राजवंशों के उत्तराधिकारी थे मुगल. From the mother side they were the descendants of Genghis Khan, the Mongol ruler who ruled over the parts of China and Central Asia. And from the father side they were the successors of Amir Temur. Amir Temur, who was the ruler of Iran, Iraq and modern-day Turkey. However, the Mughals did not like to be called Mongol. On the other hand, Mughals were proud of their Timuride ancestry because the great ancestors had captured Delhi in 1398. तो मुगलों को तैमूर एंसेस्ट्री पर गर्व था और वे मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने तैमूरिड एंसेस्ट्री को फॉलो किया और सक्सीड किया. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द ग्रेट मुगल एम्परर्स, देयर मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स वन बाय वन. सो फर्स्ट वी विल, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं बाबर के बारे में, जो कि मुगल डायनेस्टी में सबसे पहला नाम आता है बाबर, जिनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर. इन्होंने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया और साथ ही यह वे पहले मुगल रूलर थे जिन्होंने मुगल डायनेस्टी की इंडिया के अंदर नींव रखी. वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन आवर कंट्री इंडिया. चलिए पढ़ते हैं इनके मेजर कैंपेन और इवेंट्स के बारे में. तो ही ascended द थ्रोन ऑफ फरगना इन AD 1494. इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में पहली बार फरगना पर शासन किया, की राजगद्दी पर बैठे. इसके बाद इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए लगभग 5 बार भारत पर आक्रमण किया और 5वीं बार इन्होंने दिल्ली के शासक दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया एट द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526. और इसके बाद वह भारत पर उन्होंने शासन शुरू किया और इस तरह ही ऑक्यूपाइड दिल्ली पर शासन किया एंड मेड आगरा हिज कैपिटल. आफ्टर दैट ही डिफीटेड राणा सांगा हु वाज द किंग ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527. 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया जो कि मेवाड़ के किंग थे. इसके बाद ही डिफीटेड द राजपूत्स एट चंदेरी इन AD 1528. लगभग एक साल के बाद राजपूत किंग्स को भी हराया और नॉर्थ इंडिया में शासन काफी हद तक एक्सपेंड कर लिया. ही एक्वायर्ड टेरिटरीज फ्रॉम इंडस टू बिहार एंड फ्रॉम हिमालयाज टू ग्वालियर. ऑल्सो ही रॉट हिज ऑटोबायोग्राफी. उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है तुजुकी ए बाबरी और बाबरनामा के नाम से, जो कि किस भाषा में है? अपनी मातृभाषा तुर्की में इन्होंने लिखी है. आफ्टर दैट ही डाइड इन 1530 और इस तरह इनकी 1530 में मृत्यु हो गई.
चलिए आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, हुमायूं के बारे में। हुमायूं, जिन्होंने 1530 से लेकर 1556 तक शासन किया भारत में। और सबसे पहली बात इनके बारे में कि यह क्या है, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर। बाबर के सबसे बड़े बेटे थे ये। ही सक्सीडेड इन कंक्वायरिंग द प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा। इनके मेजर कैंपेन्स में सबसे पहला आता है कि इन्होंने गुजरात और मालवा के प्रोविंसेस पर शासन किया, जीत हासिल की। ही वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह। पर एक मेजर इवेंट इनके साथ यह भी है कि शेर शाह सूरी, सूर डायनेस्टी का किंग, से ये हार गए थे चौसा के युद्ध में, जो कि 1539 में हुआ था। और कन्नौज के युद्ध में भी हार गए थे 1540 में। तो इस करारी शिकस्त के बाद इन्होंने काफी दिन तक पर्शिया यानी ईरान में शरण ली। और लगभग बहुत टाइम के बाद, आफ्टर 10 और अबव ईयर्स, ही रिकैप्चर्ड दिल्ली। इन्होंने दिल्ली पर वापस से शासन किया, उसे अपने कब्जे में किया, एंड आगरा इन 1555। और लगभग 1555 में दिल्ली और आगरा इन दोनों पर ही अपना शासन एक बार फिर से स्टार्ट किया। ही वॉज एन एबल सोल्जर बट अ पुअर जनरल। इनके बारे में एक बात कही जाती है कि ये कुशल सैनिक तो थे, बट इनके पास जो फोरसाइटेडनेस था वो इनका पुअर था, जिसके कारण इन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवोल्ट्स का सामना करना पड़ा। साथ ही इनके जो ब्रदर्स थे वह भी इनसे राइवलरी रखते थे, दुश्मनी रखते थे। तो इस तरह बाद में क्या हुआ, इन 1556 ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फॉल फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी, इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1556 में एक अपनी लाइब्रेरी से आते वक्त सीढ़ियों पर एक गिरने से एक दुर्घटनापूर्ण इनकी मृत्यु हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अकबर। तो लिस्ट में हमारा तीसरा नाम आता है द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर का। अकबर, जिनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इन्होंने शासन किया 1556 से लेकर 1605। मुगल डायनेस्टी के अंदर पहले एकमात्र ऐसे किंग है जिन्होंने बहुत लंबा शासन किया है। और यहाँ पर हम देखें कि अकबर जो थे वो हुमायूं के पुत्र थे, बेटे थे। इनके मेजर कैंपेन्स के बारे में पढ़ेंगे। He along with his regent Bairam Khan defeated Hemu in the second battle of पानीपत। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कैंपेन आता है इनसे जुड़ा हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को इन्होंने हराया अपने रेजेंट बैरम खां की मदद से। और साथ ही इन्होंने फिर इनके एक के बाद एक शासन को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, जिसके लिए इन्होंने कन्क्वेस्ट और कंसोलिडेशन की मेथड को अपनाया। ही ऑल्सो अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद द राजपूत। राजपूत किंग्स को हराने के लिए इन्होंने एक लिबरल मेथड्स अपनाए, जैसे कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ही मेड खंडेस, अहमदनगर एंड बेरास ऑफ द डेक्कन मुगल प्रोविंसेस। साथ ही साथ अकबर ने अपने एम्पायर को डेक्कन तक एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी सारे मेथड्स अपनाए और कन्क्वेस्ट किए। ही इंट्रोड्यूस्ड द मनसबदारी सिस्टम एंड एबोलिश्ड अ टैक्स कॉल्ड जजिया। यहाँ पर इन्होंने अपनी व्यवस्था में, एडमिनिस्ट्रेशन में मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, स्टार्ट किया। और साथ ही एक कॉन्फ्लिक्टेड टैक्स जैसे कि जजिया कर को हटाया। जजिया कर एक टैक्स था जो कि पिलग्रिम्स पर लगाया जाता था, नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था। अपनी लिबरल नेचर की वजह से उन्होंने ये टैक्स हटा लिया था। ही प्रोमलगेटेड अ न्यू रिलीजियस ऑर्डर कॉल्ड दीन ए इलाही। साथ ही एक नए धर्म की, एक नई सोच के साथ एक नए धर्म को स्टार्ट किया इन्होंने, दीन ए इलाही के नाम से। हिज एम्पायर वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पॉलिटिकल यूनिटी। दीन ए इलाही धर्म में इन्होंने अपने आइडियाज को रखा, जो कि किस पर बेसिस थे, रिलीजियस टॉलरेंस पर, धार्मिक सहिष्णुता, सार्वभौमिक बंधुत्व पर और राजनीतिक एकता पर। He built बुलंद दरवाजा at फतेहपुर सीकरी to commemorate his victory over गुजरात। साथ ही इनसे जुड़ा हुआ एक मेजर इवेंट यह भी है कि इन्होंने फतेहपुर सीकरी में, जहां पर इबादत खाना था, जो इनकी राजधानी भी रहा है, में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। और यह कब, जब इन्होंने गुजरात पर
विजय हासिल की थी तब इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर अकबर के बेटे थे। इन्होंने 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया है। जहांगीर का जो रियल नेम था वह था सलीम। ही मैरिड नूरजहां से इन्होंने विवाह किया। ही वैल्यूड जस्टिस एंड कंटिन्यूड द साउंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो यहाँ पर इन्होंने जो है न्याय की स्थापना की, यह बहुत महत्व देते थे। साथ ही अच्छे प्रशासन की नींव भी रखी और इसे चलाया। ही कन्क्वायर्ड कांगड़ा एंड मेवाड़। कांगड़ा और मेवाड़ पर इन्होंने विजय हासिल की। ये इनका मेजर इवेंट्स है या कैंपेन है। हिज ऑटोबायोग्राफी वाज तुझके ए जहांगीरी। इन्होंने भी अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुझके ए जहांगीरी। ही डाइड इन 1627 और इसके बाद 1627 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट इन्होंने सक्सेस किया शाहजहां ने। शाहजहां जो कि जहांगीर के बेटे थे और इन्होंने शासन किया है 1628 से लेकर 1658 तक। ही ascended द थ्रोन एट आगरा इन 1628। तो इन्होंने सबसे पहले आगरा की राजगद्दी पर बैठे 1628 में। ही सप्रेस्ड मैनी रिवोल्ट्स इन बुंदेलखंड एंड द डेक्कन। यहाँ पर इन्होंने शुरुआत दौर में डेक्कन दक्षिण के इलाकों में और बुंदेलखंड में कई रिवोल्ट्स का सामना किया, कई रिवोल्ट्स को सप्रेस किया, दबाया। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। इनके साथ एक मेजर इवेंट्स यह जुड़ा है कि इन्होंने अपनी राजधानी आगरा से कैपिटल शिफ्ट की। ठीक है, आगे हम देखेंगे ही बिल्ड द वर्ल्ड फेमस ताजमहल, पिकॉक थ्रोन, मोती मस्जिद एट आगरा एंड द रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली। तो आर्किटेक्चरल जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड को या इंडिया को सबसे ज्यादा शाहजहां के काल में हुआ है। जैसे कि वर्ल्ड फेमस विश्व प्रसिद्ध ताजमहल जैसी इमारत है, मोती मस्जिद है, रेड फोर्ट है, लाल किला है, जामा मस्जिद है दिल्ली में, ये सभी ग्रेट आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स जो हैं वह शाहजहां के शासनकाल में ही बनवाई गई थी। तो यह बहुत मेजर इवेंट है इनके साथ जुड़ा हुआ। ही वॉज मेड अ वर्चुअल प्रिजनर एट आगरा फोर्ट बाय औरंगजेब। इनके साथ यह भी जुड़ा हुआ है कि इनके बेटे औरंगजेब ने इन्हें कैदी बनाकर, प्रिजनर बनाकर आगरा के फोर्ट में रखा था कई टाइम तक, बहुत लंबे समय तक। ही डाइड इन 1657 और इस तरह इनकी मृत्यु 1657 में हो गई थी। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इन्हें सक्सीड किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब जो कि शाहजहां के बेटे थे और इन्होंने शासन किया 1658 से लेकर 1707 तक। इनके बारे में सबसे प्रसिद्ध यह बात कही जाती है कि ही वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर एंड वॉज ऑल्सो कॉल्ड जिंदा पीर, कि वह मुगल डायनेस्टी के अंतिम पावरफुल शक्तिशाली शासक थे, मुगल शासक थे, और साथ ही इन्हें जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। ही केम टू थ्रोन बाय इम्प्रिजनिंग हिज फादर एंड डिफीटिंग हिज ब्रदर्स। तो यहाँ पर जैसा कि हमने अभी शाहजहां के टाइम पे बात की थी कि शाहजहां को, अपने पिता को इन्होंने बंदी बना के रखा था और अपने भाइयों को हराया था। His empire stretched from Kashmir in north to Karnataka in south and from the Hindu Kush in the west to चित्तगढ़ in the east। यानी कि अब इनका एम्पायर काफी ज्यादा एक्सपेंडेड था, जो कि आप देख ही सकते हैं कि और नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में कर्नाटक तक फैला हुआ था, यानी डेक्कन के प्रोविंसेस पर और नॉर्थ प्रोविंसेस पर भी इनका बहुत बड़ा शासन था, और हिंद कुश से लेकर ईस्ट में चित्तगढ़ तक इनका शासन फैला हुआ था। तो इसी तरह ये बहुत ही शक्तिशाली मुगल एम्परर थे। ही इम्पोज्ड टैक्सेस ऑन नॉन मुस्लिम्स कॉल्ड जजिया। जिस जजिया कर को अकबर ने हटा दिया था नॉन मुस्लिम्स पर से, वह जजिया कर इन्होंने वापस से फिर से लगा दिया। ही नेम्ड चित्तगढ़ इस्लामाबाद एंड बिल्ट मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर इनसे जुड़ा हुआ मेजर इवेंट यह है कि इन्होंने चित्तगढ़ का नाम बदल के इस्लामाबाद रखा और साथ ही दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। He annexed बीजापुर in 1685 and गोलकोंडा in 1687। और इन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा जैसी जगहों पर को भी अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये सारे मेजर कैंपेन और इवेंट्स किससे जुड़े हैं? औरंगजेब से जुड़े हुए हैं। यहाँ हमने ग्रेट 6 मुगल रूलर्स के बारे में अभी डिस्कस किया है, इनके इवेंट्स और पॉलिसीज को पढ़ा है। चलिए अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन के बारे में।
कि सक्सेशन के क्या ट्रेडिशंस है जो मुगल फॉलो करते थे, किस तरह से वे सक्सीड करते थे। तो दो मेथड यहाँ पर देखे गए हैं, कॉपर सिनरी एंड प्राइमोजेनिचर। तो जो कॉपर सिनरी मेथड है पहले वह देख लेंगे क्या है। इन दिस ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन इनहेरिटेंस इज डिवाइडेड अमंगस्ट ऑल द सन्स। यहाँ पर क्या होता है कि यह पूरी संपत्ति या शासन बेटों में बराबर बांट दिया जाता है। वहीं प्राइमोजेनिचर में द एल्डेस्ट सन इनहेरिट्स हिज फादर्स एस्टेट। पिता की संपत्ति पर, संपूर्ण संपत्ति पर कौन शासन करता है? सबसे बड़ा बेटा, एल्डेस्ट सन, जो कि इनहेरिट करता है। तो यहाँ पर इन दोनों में से, कॉपर सिनरी और प्राइमोजेनिचर में से, मुगलों ने अपनी डायनेस्टी में जिस ट्रेडिशन को फॉलो किया वह था कॉपर सिनरी। तो इस तरह से प्राइमोजेनिचर को इन्होंने फॉलो नहीं किया। जैसा कि आपने हुमायूं के शासनकाल में भी देखा बाबर के बाद कि उन्होंने बाबर की सभी शासन को, संपत्ति को कॉपर सिनरी मेथड या ट्रेडिशन के थ्रू बांट लिया था सभी भाइयों में। ऐसा ही आगे भी फॉलो होता रहा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। आगे हम पढ़ेंगे मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। मुगलों के अन्य शासकों के साथ, राजपूतों के साथ या अन्य शासकों के साथ किस तरह के संबंध थे, किस तरह के रिलेशन फॉलो करते थे। तो स्पेशली अकबर की हम बात करें तो उसने कन्क्वेस्ट और कंसोलिडेशन के मेथड अपनाए थे, ये हमने पढ़ा था अभी। जिस स्पेशली ही अडॉप्टेड मैट्रिमोनियल अलायंसेस। मैट्रिमोनियल अलायंसेस क्या होते हैं? वैवाहिक संधियां होती हैं, प्रस्ताव होते हैं। यहाँ पर राजपूत राजाओं के साथ स्पेशली यह पॉलिसी को जो है अपनाया गया था, उनके राज्यों को एनेक्सिस करने के लिए, और या फिर हम कह सकते हैं कंसोलिडेट करने के लिए मुगल एम्पायर के साथ। तो कुछ राजपूत किंग्स थे, जैसे कि जयपुर और जोधपुर के जो राजपूत थे, उन्होंने इनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस से जुड़े और इसको अपनाया। तो राजा भारमल जो थे, अम्बेर के राजा, उन्होंने, उनकी बेटी का विवाह हुआ अकबर के साथ, हम सभी जानते ही हैं। इसके अलावा भी जहांगीर ने भी ऐसा ही किया। तो इस तरह जयपुर और जोधपुर के जो राजा थे, राजपूत थे, वह उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए मुगलों के साथ। वैसे लेकिन कुछ ऐसे राजपूत थे जैसे सिसोदिया राजपूत, वह इस तरह के अलायंसेस को उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया और नहीं अपनाया, इस तरह के प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया। तो यहाँ पर जयपुर और जोधपुर के राजा राजपूत जो थे उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए, सिसोदिया राजपूत ने नहीं किए। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे नेक्स्ट मनसबदार और जागीरदार, यानी मुगल डायनेस्टी में इनकी क्या व्यवस्था थी या किस तरह की पोजीशन को बिलोंग करते थे। कौन? मनसबदार एंड जागीरदार। सबसे पहले पढ़ेंगे मनसबदार के बारे में। मनसबदार कौन थे? मनसबदार रेफर्स एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब, अ पोजीशन और रैंक इन ऑफिशियल हिरार्की। तो व्यवस्था में ऑफिशियल हिरार्की जो है ऑफिसर्स की, उसमें जो पोजीशन रखते थे उन्हें मनसब कहते हैं, वो पोजीशन को मनसब कहते हैं। और इस मनसब पोजीशन को होल्ड करने वाले किसी भी इंडिविजुअल को मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम एक तरह का ग्रेडिंग सिस्टम था दैट इज यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यह उन सभी ऑफिशियल लोगों का जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को बिलोंग करते हैं, उनका उनके लिए ग्रेडिंग सिस्टम की तरह था, जहां पर उनके रैंक फिक्स की जाती थी और उनकी सैलरी या मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इसी के अकॉर्डिंग दी जाती थी। तो वहीं जो जागीरदार हैं वह क्या होते थे? जागीरदार कौन कहलाते थे? वो मुगल ऑफिसर्स हु रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स या जागीर जिसे हम कहते हैं, एज देयर सैलरी वर कॉल्ड अ जागीरदार। तो यहाँ पर मुगल ऑफिसर्स जिन्हें उनकी सैलरी के तौर पर या उनके रेवेन्यू कलेक्शन के बदले उन्हें लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, यानी कि जागीर, लैंड ग्रांट्स को जागीर भी कहते थे, एज ए सैलरी, तो उन्हें जागीरदार कहा जाता था। चलिए आगे हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, जब्त एंड जमींदार क्या थे। तो जब्त के बारे में सबसे पहले देखेंगे। जब्त was a revenue system in which each province was divided into revenue circles. These circles fixed its own revenue rates for each crop. जब्त एक मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरह का रेवेन्यू सिस्टम था, और जिसमें कि क्या किया गया था, हर प्रोविंस को यानी सूबे को डिवाइड कर दिया था कुछ रेवेन्यू सर्कल्स में। हर सर्कल्स में एक अपने ही रेवेन्यू रेट्स होते थे, डिपेंड करता था, हर क्रॉप के लिए अलग अलग होते थे।
और जो जमींदार्स हैं वह क्या थे? जमींदार्स were the local headmen of villages or powerful chieftains who collected tax from the peasants for the king. यहाँ पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जमींदारों की यह स्थिति थी कि वह इंटरमीडिएट का काम करते थे। वह हो स्थानीय मुखिया हो सकते थे गांव के, या पावरफुल चिफ्टेंस हो सकते थे जो कि पीजेंट से यानी कि फार्मर से टैक्स को कलेक्ट करते थे और राजा तक पहुंचाते थे। इस तरह से वे इंटरमीडिएट्स का काम करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे अकबरनामा एंड आईने अकबरी। यस, इस चैप्टर में हमने अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में भी डिस्कस जरूर करेंगे। अकबरनामा क्या है सबसे पहले देखेंगे। तो अकबरनामा बायोग्राफी है अकबर की, इन विच द हिस्ट्री ऑफ रेन इज गिवन। उसके शासन की पूरी संपूर्ण इतिहास इसमें दिया हुआ है, जिसे कि किसने लिखा था? उन्हीं के दरबार के एक नवरत्न अबुल फजल ने लिखा था। इट हैज बीन अरेंज्ड इन 3 वॉल्यूम्स। इसके 3 वॉल्यूम में यह पूरा जो अकबरनामा है, बायोग्राफी है, वह डिवाइडेड है, जिसमें इसके संपूर्ण जो है इतिहास के बारे में लिखा हुआ आत्मकथा है एक तरीके से ये अकबर की। और यहाँ पर आईने अकबरी की हम बात करें तो यह इसी अकबरनामा का क्या है? 3rd वॉल्यूम है, जिसके अंदर इट डील्स विद द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउसहोल्ड, आर्मी एंड द रेवेन्यू एंड द ज्योग्राफी ऑफ द एम्पायर। उसके शासन की सभी ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में और एक्सपेंडिचर के बारे में, एक्सपेंशन के बारे में, रेवेन्यू के बारे में और आर्मी के बारे में, हाउस होल्ड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ये सभी इन सभी के बारे में 3rd वॉल्यूम जो है आईने अकबरी में सभी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे अकबर पॉलिसीज। तो अकबर जैसा कि ग्रेट मुगल है, सबसे ज्यादा शासन भी इन्होंने किया है, लिबरल था मुगल एम्परर अकबर। इनकी पॉलिसीज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अकबर के शासन में जो संपूर्ण एम्पायर था वह एक सूबों में बटा हुआ था, प्रोविंसेस में। ठीक है, तो इन सूबों में डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल्स होते थे, गवर्नर्स होते थे, जो कि अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते थे। तो जैसा कि अकबरनामा में भी यह मेंशन किया गया है अबुल फजल के थ्रू कि किस तरह से एम्पायर में को प्रोविंसेस या सूबे में डिवाइड किया गया था, जिसे कि डिफरेंट पर्सन्स गवर्न करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल सूबेदार। सूबेदार क्या करते थे? सूबेदार वाज अ वन पर्सन हु परफॉर्म बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। और दीवान कौन होते थे? दीवान जस्ट एज अ फाइनेंशियल ऑफिसर, वे फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे देखे गए हैं। जो बख्शी होते थे वे मिलिट्री पे मास्टर की तरह होते थे, और पीस को मेंटेन करना वहाँ पर उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट जॉब था। सद्र। सद्र कौन होते थे? हु वाज इंचार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज। साथ ही फौजदार की बात कर ले तो फौजदार भी एक मिलिट्री कमांडर्स के तौर पर होते थे, और जो कोतवाल हैं वह टाउन पुलिस कमांडर की तरह होते थे। तो ये कुछ ऑफिशियल्स थे जो कि अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते थे और इस तरह सूबे में इनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे अकबर्स रिलीजियस बिलीव्स। अकबर्स के कुछ धार्मिक विचार थे, कुछ आइडियाज थे, वह क्या थे? रिलीजियस स्कॉलर्स एम्फेसाइज रिचुअल्स एंड डॉगमा। तो वह मानता था, उसने क्या किया था कि while अकबर was at फतेहपुर सीकरी he started discussion on religion which took place in इबादत खाना। तो फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना था वह वहाँ पर अक्सर धार्मिक विचारों को डिस्कस किया करता था, और प्रीस्ट के साथ या जोरास्ट्रियंस के साथ और क्राइस्ट के साथ, तो इस तरह से यह डिस्कस करता था। इन मैनी डिस्कशन he realized that the religious scholars who emphasized rituals एंड डॉगमा, कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो क्या करते हैं? एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं पारंपरिक रीति रिवाजों पर, प्रथाओं में विश्वास करते हैं और डॉगमास में बिलीव करते हैं। अब ये डॉगमा क्या है? इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको जरूर देख लेंगे। एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट विद एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर डॉगमा एक तरह का स्टेटमेंट है, इंटरप्रिटेशन है किसी भी तरह के रिचुअल का, जहाँ पर एक्सपेक्ट यह किया जाता है दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन, कि वह बिना किसी क्वेश्चन, बिना किसी सवाल जवाब के फॉलो की जाए। और यहाँ पर जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे वर एज बाय गॉड्स, उसका मानना था वे एक तरह से बाय गॉड्स हैं रिलीजियस स्कॉलर्स, क्योंकि वे डॉगमास में बिलीव करते हैं। तो बाय गॉड्स क्या होता है यह भी जान लेना जरूरी है। एन इंडिविजुअल हु इज इंटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन्स रिलीजियस बिलीव्स और कल्चर।
बाय गॉड्स का मतलब है एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे पर्सन जो कि बाकी धर्मों को और उनके विश्वास को लेकर इनटॉलरेंट है, असहिष्णु है, यानी कि वह सिर्फ अपने ही धर्म में विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि वही फॉलो किया जाए, अन्य किसी के धर्म को या संस्कृति को महत्व नहीं देते। नेक्स्ट हम देखेंगे अकबर क्या सोचते थे। अकबर लेट द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस, लेकिन अकबर काफ़ी लिबरल थे अपने नेचर में, आइडियाज़ में, रिलीजियस उनके अंदर टॉलरेंस था। सुलह कुल नाम की एक नीति इन्होंने चलाई थी जो कि यूनिवर्सल पीस के नाम से जानी गई, शांति के दूत की तरह देखे गए। एंड दिस आइडिया फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस। वह सुलह कुल में विश्वास करते थे जो कि किस सिस्टम से जुड़ा हुआ था, ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस जैसे एथिक्स को महत्व देता था। इस तरह से दीन इलाही की बात कर ले, चाहे सुलह कुल, ये सभी लिबरल जो रिलीजियस आइडियाज थे वह अकबर से जुड़े हुए हैं। इस पूरे मुगल एम्पायर में हमने अकबर के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया है और सबसे ज़्यादा हमें पढ़ना भी है, क्योंकि एग्जामिनेशन पर्पज से भी अकबर सबसे ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। चलिए, now we are at the end of the chapter. Thank you for watching the complete video. Please like and comment also, and do subscribe our channel for more such videos. Thank you.